नाउ वी लर्न सेल वॉल। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। और सेल वॉल जो होता है सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग स्टडी किए। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर और होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल, जो कि इसको रिजिडिटी प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, और जो सिर्फ ओनली इन प्लांट्स, केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसकी स्टडी अब हम लोग करते हैं। सेल वॉल इन प्लांट सेल्स there occurs a rigid cell wall which lies outside the plasma membrane। प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल नॉन लिविंग है, याद रखेंगे नॉन लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है लेकिन सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग है। एंड फ्रीली परमिएबल एंड इज सेक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। और फ्रीली परमिएबल है, कोई भी चीज को अंदर बाहर आने जाने दे सकता है, लेकिन यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन देता है। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्लांट सेल, और प्लांट सेल को यह शेप भी देता है। एंड प्रिवेंट्स डिसेशन ऑफ सेल्स, और सेल को क्षय से भी बचाता है, सेल को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाता है, सेल को बाहरी मटेरियल के, बाहरी चीज़ों के अटैक से बचाता है। यानी एक तरह से ये बॉर्डर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ ए फाइब्रस पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड सेलुलोज। यह बना हुआ होता है फाइब्रस पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स का, फाइब्रस पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है, जिसे कि कहते हैं सेल्यूलोज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेल वॉल बना हुआ किसका होता है, सेल्यूलोज का। The plant cell wall thus consists of tiny cellulose fibers called microfibrils। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट किए हुए रहते हैं टीनी सेलुलोज फाइबर्स, पतले पतले सेलुलोज के फाइबर्स की तरह वो कंसिस्ट किए रहते हैं, जिसको कि कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं फूल झाड़ू जैसे आप देखते हैं ना, वैसे ही वो पतले पतले आपको सेलुलोज के फाइबर्स रहते हैं, और उसी का ये बना रहता है माइक्रोफाइब्रिल्स। ग्लूड टुगेदर बाय अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, और वो माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ग्लूड सटे रहते हैं किसके द्वारा, मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के मिक्सचर के द्वारा। यानी पॉलीसैकेराइड नामक गम, पॉलीसैकेराइड नामक गम के द्वारा ये क्या रहते हैं, आपको सटे हुए रहते हैं। यह हमारा माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स। और माइक्रोफाइब्रिल्स किस चीज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का बना होता है। इच माइक्रोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल्स हजारों सेलुलोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, बॉन्डेड टुगेदर बाय पेक्टिन्स एंड हेमी सेलुलोज। जो कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होता है वो बॉन्डेड होता है किसके द्वारा, पेक्टिन्स और हेमी सेलुलोज के द्वारा, पेक्टिन्स प्लस हेमी सेलुलोज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेलुलोज जो है, सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन्स प्लस हेमी सेल्यूलोज, इसका बना हुआ होता है सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। सेल वॉल जो होते हैं प्लांट्स के वो निम्न फंक्शन करते हैं। पहला, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्गिट। यह प्लांट्स को टर्गिट माने मजबूती प्रदान करते हैं। एज वाटर इंटर्स द वैक्यूल थ्रू ऑस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपेंड्स। The cell wall has to be strong enough to resist the expansion and so enables the cell to become turgid। सबसे पहला तो कि सेल वॉल जो है कि प्लांट्स के सेल वॉल को मजबूती प्रदान करता है और थोड़ा सा इसे फुला कर रखता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि वाटर जो इंटर करते हैं उसको वो रजिस्ट भी करता है और उसे फूलने में मदद नहीं करता है। यानी कि ये इस तरह से फूला रहता है कि इसके अंदर वाटर फूलने घुसने से ये और फूलेगा नहीं।
इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल, और यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द स्ट्रेंथ में बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ लिग्निन, और इसमें लिग्निन भी पाया जाता है जिससे कि यह और मजबूत हो जाता है इन टिश्यूज में, सच एज जाइलम टिश्यूज। In cells such as collenchyma, extracellulose is added to the cell wall to increase mechanical support. It is freely permeable to water and substance in solution, और यह freely permeable होता है वाटर और सबस्टांस उसमें जो रहते हैं, यानी कि सेल वाल किसी भी लिक्विड को अंदर बाहर आने जाने से रोकता नहीं है। इट हैज नैरो पोर्स, और इसमें नैरो पोर्स पाए जाते हैं जिसको कि कहते हैं पिट्स, कॉल्ड पिट्स, through which fine strands of cytoplasm called plasmodesmata are able to pass. These intercellular connections allow exchange of materials between the living cell contents, और इस सेल वॉल में पिट्स भी पाए जाते हैं, नैरो स्पेस पाए जाते हैं जहां से कि कोई सेलुलर मटेरियल्स को एक्सचेंज कराता है प्लाज्मो डेस्माटा के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज ए जेली लाइक सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, और सेल वॉल जो होते हैं एडजेसेंट सेल, एक सेल का दूसरा सेल से अटैचमेंट जो होता है वो द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर ग्लूड टुगेदर, एक सेल दूसरे सेल से ग्लूड होते हैं, सटे होते हैं, अटैच्ड होते हैं, किसके थ्रू? मिडिल लैमेला के द्वारा। एक सेल वाल दूसरे सेल के सेल वाल से अटैच्ड होते हैं, वो किसके द्वारा? मिडिल लैमेला के द्वारा। और मिडिल लैमेला जो होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह होता है, चिपचिपा होता है, मेड अप ऑफ, बना हुआ होता है वो किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। प्लाज्मोलाइसिस, when a living plant cell lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the protoplasm away from the cell wall. This phenomenon is called plasmolysis. जब कोई लिविंग प्लांट सेल को हम लोग रखते हैं ऑस्मोसिस के लिए, थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मोलाइसिस। देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ते जाता है, एक लिक्विड में है, तो वहाँ उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मोलाइसिस। Thus, if living plant cell is immersed in a concentrated sugar solution, the concentration of water molecule inside the cell will be higher than outside. As a result, water will move by osmosis from the high water potential inside the cell to low water potential outside. This cell will shrink away from the cell wall and it will be plasmolized, जो कि हम लोगों ने आगे पीछे पढ़ा था। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस। इट अकर्स इन प्लांट सेल्स, यह प्लांट सेल्स में होता है, केवल पाया जाता है, और इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। इट लाइज आउटसाइड द सेल्स, यह सेल्स के सबसे बाहर होता है, और इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल्स एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होते हैं सबसे बाहर होते हैं सेल के, और सेल वॉल के अंदर में होते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में अंदर में रहेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद रहेगा सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड क्वाइट थिक इन प्लांट सेल, और सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है और मोटा होता है प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड क्वाइट थिन, और बहुत पतला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज रिजिड और इट इज फ्लेक्सिबल, यह फ्लेक्सिबल होता है माने लचीला होता है रबर की तरह, और यह रिजिड होता है, कड़ा होता है। इट इज जनरली परमिएबल और इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और सेल वॉल जनरली परमिएबल होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का,
लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का, एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। और सेल वॉल इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स मेजर फंक्शन इज टू होल्ड सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का देखिए ये बाउंड्री है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये आप देख रहे हैं क्रोमैटिन है पूरा न्यूक्लियस में फैला हुआ रस्सी की तरह, ये क्रोमैटिन है। और ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप में ही बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं। और ये देखिए न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या, न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर में होता है, ये पूरा सेल है और इस सेल के अंदर में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के चारों तरफ ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। न्यूक्लियस एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड सेलुलर कंपोनेंट है, एक सेल के अंदर में बीच में न्यूक्लियस रहता है। और ये करीब करीब क्या रहते हैं, आपको सेंट्रली होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। इट इज बॉन्डेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल बॉन्डेड होते हैं। बोथ फॉर्मिंग है न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसे देख सकते हैं यहाँ देखिए ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, डबल बॉन्डेड न्यूक्लियर इन्वेलप है। और न्यूक्लियर इन्वेलप इनक्लोजेज ए स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड इज कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, बीच में स्पेस बना करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना पूरा गेम की तरह जो है, आपको बॉल डालने वाला गेम की तरह जो देख रहे हैं ये जाल, इसे कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The nuclear envelope separates the nucleus from the cytoplasm। और यह न्यूक्लियर इन्वेलप के चारों तरफ आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो इसी न्यूक्लियर इन्वेलप की मदद से क्या होता है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म को यह अलग सेपरेट कर देता है। न्यूक्लियर इन्वेलप देख रहे हैं, और यह न्यूक्लियर पोर, दो न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में एक छिद्र है, हल्का सा पतला सा झिल्ली रहता है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन अंदर में पाए जाते हैं, आप जो देख रहे हैं ये रस्सी की तरह जो है ये क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। और ये राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप ये जो गोल गोल देख रहे हैं लाल लाल, ये है एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। The nuclear envelope contains many pores, the nuclear pores। न्यूक्लियर इन्वेलप बहुत सारे पोर्स को कंटेन करता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। एंड इनक्लोजेज द लिक्विड ग्राउंड सबस्टांस द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो सबस्टांस होता है, लिक्विड सबस्टांस होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। और इसी जो न्यूक्लियर पोर है, इसी के माध्यम से आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का आवागमन होता है। विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स आर एम्बेडेड, द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। और इस न्यूक्लियस के अंदर में दो तरह का मटेरियल्स पाया जाता है, एक पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन, और दूसरा पाया जाता है न्यूक्लियोलस। दो तरह का आपका स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, एक क्रोमैटिन और दूसरा न्यूक्लियोलस।
द न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर इन नंबर, न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो उसमें प्रोटीन प्लस आरएनए रिच अमाउंट में होता है। ये प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है, इसमें प्रोटीन और आरएनए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट्स एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और इसी न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम जो बनता है वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस बना होता है किस चीज का? प्रोटीन प्लस आरएनए, यानी से प्रोटीन और आरएनए बहुत मात्रा में पाया जाता है। राइबोसोम आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, और राइबोसोम जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो राइबोसोम करता है, या न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है और बना करके फिर इस न्यूक्लियर पोर के माध्यम से बाहर निकाल देता है, और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जा करके सट जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंसेस। इट रिप्रेजेंट्स द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सारे यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, और यह न्यूक्लियस का एक भाग है। इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन इन्वेलप, यह टू मेम्ब्रेन इन्वेलप से कवर्ड होता है। इट डज नॉट हैव ए कवरिंग मेम्ब्रेन, देखे हैं कि न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स, यह जो है न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ सेल्स को। स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इज द हेड कंट्रोलर, जो कि सेल्स के स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है, और सेल का कौन सा चीज क्या कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। यानी कि हमारे बॉडी में जिस तरह से ब्रेन है उसी तरह से न्यूक्लियस है। इट सिंथेसाइजेज राइबोसोमल सब यूनिट्स, और न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम का सिंथेसिस करता है।